अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। नेपरा की जानिब से जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की मद के अंदर फ़ी यूनिट 83.76 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 10 अरब का इजाफी बोझ पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर पड़ेगा। किस हद तक ये इजाफा जो है आवाम को अफेक्ट करेगा, आम आवाम को, रिहायशी इलाकों में कारोबारी अफराद और ख़ास तौर पर उन इलाकों के अंदर जहाँ से पहले ही गैर कानूनी तौर पर बिजली जो है फ़रोख्त की जा रही है और वो लोग ख़रीदने पे मजबूर हैं क्योंकि मामूलात ज़िंदगी चलानी है। क्या है मुश्किलात आवाम की इस वक्त, कैसे आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार कर रही है, आपको दिखाते हैं। बात करें महंगाई की शरह भी 1.24% सिर्फ एक महीने की जो है वो इजाफा देखने गया है, जबकि जुलाई के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की मद के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम के लिए जो बिजली है 83.76 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया, जिससे 10 अरब का बोझ जो है वो आवाम पे पड़ेगा। नेपरा की जानिब से बिजली इजाफे का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। आवाम के तासुरात जानेंगे। सबसे पहले लाल मिल चौक के अंदर फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मिला जुले लोग जो हैं, सियासी लोग भी हैं, इसके अलावा अवामी भी हैं, दुकानदार भी हैं, कुछ कारोबारी भी हैं। इनसे पूछेंगे आखिरकार किस हद तक ये इफेक्ट उनको लग रहा है कि उनके लिए मौत का सामान बनेगा ये इस हुकूमत के लिए, क्योंकि अपोजिशन कहती नजर आई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा ये हुकूमत की आखिरी इजाफे की चीज़ें हैं, जो करनी है कर लें, इसके बाद कुछ भी इजाफा नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर साहब, आप सियासतदान भी हैं, आवाम की राय भी देखते हैं, आवाम रोती भी आपके पास आ गई क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदगान है। कैसे देखते हैं आवाम इस वक्त चीख रही है, चला रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे ऊपर एक अजाब मुसल्लत होने जा रहा है जिसमें हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और मरियम औरंगज़ेब कहती है कि आखिरी बस 1-2 बार रह गए हैं, इसके बाद हुकूमत अब इजाफा नहीं कर सकेगी। कैसे देखते हैं इस इजाफे को? 83.76 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अवामी मफाद के जो मामलात हैं वो इक़्तिदार के नुमाइंदों, इक़्तिदार के हामिल लोगों को पहुँचाने के लिए आपका बड़ा अच्छा किरदार है। देखें कि इसका आगाज़ मैं इस बात से करूँगा कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ कि हज़ारों ही शिकवे क्या क्या बताऊँ। बात यह है कि अगर आप बिजली के रेट्स की बात करें तो इसके साथ मत भूलें कि रोज़मर्रा चीज़ें जिसमें आटा, दालें, चीनी और दूसरे अद्वियात, तमाम की चीज़ें आसमान तक की बुलंदियों को छू रहे हैं। और हमारे हुक्मरानों के जो मुशीर हैं, पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जानना नहीं चाहते या उनको अंधेरे में रखा जा रहा है कि इनके मुशीर रोज़ाना उनको सब मौके की रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड आप यकीन करें डोगर साहब, चूँकि हम ग्रॉस रूट लेवल पर इन गलियों मोहल्लों में की सियासत करते हैं, कसम खा के कहता हूँ कि लोगों के पास अब 2 वक्त का खाना उनके पास मैसर नहीं है। जहाँ तक बिजली के रेट्स की बात कर रहे हैं तो एक गरीब आदमी के हाथ में जब 10-12 हज़ार रुपये का बिल जब आता है ना तो वो टक्करें मार रहा होता है। और हमारे ऑफिस में आप यकीन करें, मैं पार्टी एफिलिएशन से हट के ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक आम शहरी, एक आम कारोबारी हैसियत से ये बात कर रहा हूँ कि वो बेचारे एक एक घर दर पर जाके वहाँ से उस बिजली का बिल अदा करने के लिए लोगों से उधार लेकर अपना वो गुज़र बसर कर रहे हैं। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क को IMF के चुंगल में इसी तरह अगर देना था, और अगर ये मुशीर जो शेख हफीज़ साहब अगर ये इतने काबिल होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाल उन्होंने उस मईशत के दौरान किया है, तो फिर अगर ये इतने काबिल होते तो शायद उसका वो हाल ना होता। यही हाल ये PTI गवर्नमेंट का वही पॉलिसियाँ या माइफ वाली यहाँ पे मुसलत करके करेंगे इनको। इस तो कहते थे कि मैं किसी के पास पैसे भीख मांगने नहीं जाऊंगा और IMF से तो आप भूल जाना कर्जा लेने जाऊंगा, लेकिन अब मजबूरियां बन गई। अब आपने 2 साल के अंदर 5 साल से ज़ाहिर कर्जे भी ले लिए, यानी कि जो बेड़ागर के उन्होंने 5 साल में, चले ये कहते हैं बेड़ागर किया, मान लेते हैं आपकी जमात ने बेड़ागर भी किया होगा, लेकिन इन्होंने 2 साल में कर दिया उतना। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं इस बात को डिफेंड नहीं करता कि हमने पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन मैं ये सुबह एक निजी टीवी का एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें उन्होंने इस गवर्नमेंट के मामलात को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या मैं कहीं अमेरिका में बैठा हूँ, इस इकॉनमी को इतना इन लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को
को ट्रैक से उतारा हुआ है और ये अच्छी खबरें दे दे के उनको ग्रॉस रूट ले आवाम की पब्लिक की आवाज़ उन तक पहुंचने नहीं दे रहे, या वो सुन नहीं रहे या पहुंच नहीं रही। तो बात यह है कि IMF से कर्ज़ा चलो ले भी लिया, तो कम से कम ये मामले जो फाइनेंशियल मामले ये किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में दे दें। क्या आपका क्या ख्याल है कि PTI में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनको पता है कि हमने कल पब्लिक में जाना है? हफीज़ शेख साहब ने बैग उठाना है और फ्लाई कर जाना है। वैसे भी खान साहब खुद कहते थे कि मैं इलेक्टिबल्स की जो है वो सियासत अगर करूँगा भी, लेकिन मैं अपने नुमाइंदान जो असम्बलियों से सेलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, उन्हें लेके चलूँगा, लेकिन सारे मशीरान की फ़ौज इकट्ठी की हुई है। तो सब यही इनकी नाकामी की पहली निशानी है कि इन्होंने अपने तमाम मामला जो फाइनेंशियल जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो काम करने वाले चीज़ें हैं वो इन्होंने IMF के नुमाइंदों के हाथ में दे दिए हैं। काश ये PTI के अच्छे लोग भी इसमें शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें ऐसे नहीं कोई कि सारे अनपढ़ या जाहल लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। ये अब आज भी अगर ये मामलात उनके हाथ में दे दें जो पब्लिक के नब्ज़ पे जिनका हाथ है, तो मेरा ख्याल बेहतरी की सूरत हाल आ सकती है। लेकिन अगर इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती रहीं तो या आप यकीन करें हमें डर है कि ये लोग जिस तरह देखें, अगर किसी चीज़ का सेफ्टी वाल आप नहीं रखेंगे ना जहाँ से वो उनको थोड़ा सा सांस आए, तो फिर ऐसा एक स्टेज आ जाएगी जब इनका सांस बंद होगा, तो फिर ये लोग अगर सड़कों पे आए तो मैं तो एक बड़ा ख़तरनाक जो है ना वो सूरत हाल देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसी हमारे मुल्क में कुछ सूरत हाल। अल्लाह ना करे जी ऐसी सूरत हाल हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं जी आप? जी मेरा केबल ऑफिस। केबल का ऑफिस आपका? अच्छा, क्या हालात वाक़यात हैं? बिजली 83.76 पे इजाफा हो गया है, 10 अरब का इजाफी बोझ आवाम पे पड़ने जा रहा है, और जुलाई में ये फ्यूल एडजस्टमेंट हुई और अक्टूबर के बिलों में ला के आएगा। तो क्या कहेंगे इस बार तो बिल जो हैं वो मज़ीद महंगे होके आने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात पता क्या है कि ये तो इमरान खान साहब जब से आए हुए हैं ना, इन्होंने तबाही की हुई है गरीब आदमी की। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा। ये आइंदा वाले इलेक्शनों में अगर फेयर हो गए तो इसको पता चल जाएगा। तो आपके ख्याल में इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे? नहीं, इलेक्शन फेयर तो ये सबको पता है, मीडिया को भी पता है, सारी दुनिया को पता है। तो कैसे आपके ख्याल में कोई उम्मीद अब इनसे लगाई ये जा उन्हें सकती है? करप्ट कहते थे, उन्हें करप्ट कहते थे, हम उसी हुकूमत में अच्छे थे। वो तो अभी भी करप्ट कह रहे हैं उन्हें। नहीं, करप्ट तो कह रहे हैं, करप्ट टीवी पे कह रहे हैं ना, वो करप्ट साबित तो नहीं कर सक रहे उन्हें। वो अगर वो चलें वो करप्ट हैं भी तो फिर ये उससे दुगने तिगने चुगने ये करप्ट हैं। आवाम का जिसमें फ़ायदा ही नहीं है, महंगाई हाई से हाई जाई जा रही है। इजाफा हो जाए, महंगाई हो तो समझ लें हुक्मरान चोर है। तो वो कहता था ना, खुद कहता था, खुद समझे फिर आप। खुद नहीं, हम उनको क्या कहें, वो खुद अपने शीशे में देख ले कि मैं क्या कहता था, तो वो साबित हो जाएगा आपको। बिल्कुल साबित है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या ये साबित होता है? खान साहब कहते थे कि अगर महंगाई होती है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो समझे हुक्मरान चोर है। तो साहब कह रहे हैं कि अब अपने आप को शीशे में, तो शीशे में देख के लगता है कि इन्हें एहसास हो जाएगा थोड़ा बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जैसे ही IMF से कर्जा लेते हैं, हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत 10 अरब का इजाफी बोझ जो है आवाम के ऊपर पड़ना है। आवाम से आपकी पहले भी बात करवाई, सियासी रहनुमा, एक आवाम में एक जो रिहायशी इलाका है उसके अंदर पूछे, पहले दुकानदारों के पास थे जो एक कमर्शियल एरिया था, लेकिन इसके बाद भी हम एक प्रॉपर ताजरों के पास भी जाएंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन यहाँ इस वक्त सियासी लोग भी हैं और इसके अलावा मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी हुकूमत के पास कौन सा फार्मूला होगा अगर इन्हें इक़्तिदार मिलता है, और ये PTI पे किस लिए तनकीद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त नून लीग बड़ी शदीद तनकीद कर रही है और बिजली इधर महंगी हुई है। सबसे पहले बिजली पे पूछना, फिर अगला सवाल मैं करूँगा। बिजली 83.76 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो गया, 10 अरब का बोझ पड़ा है आवाम पर। अब क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, लोग आपके पास आके रोना भी रोते हैं, क्या हालात वाक़या इस वक्त रिहायशी इलाकों के अंदर? देखें जी, जब जिस वक्त से ये PTI की गवर्नमेंट आई है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सिर्फ मसला बिजली का नहीं, अद्वियात है, देख लें वो कितने फ़ीसद बढ़ गई हैं। इसके अलावा बिजली के रेट बढ़ गए हैं, सुई गैस के रेट बढ़ गए हैं, कोई काम इनसे कोई नहीं हो रहा, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये डिलीवर नहीं कर सकते, इन्हें कोई हक़ हासिल नहीं है कि ये हुकूमत करें। तो इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो लोगों को रिलीफ भी मिलते थे और लोगों के काम भी होते थे। अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह कोरोना जानलेवा हमारे लिए है, इसी तरह ये गवर्नमेंट भी हमारे लिए जानलेवा है। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब लोग इस हद तक आ गए हैं कि माएँ अपने बच्चे लेकर फ़रोख्त करने के लिए बाकायदा इश्तहार लगा कर कह रही हैं कि हालात की वजह से हम इनको फ़रोख्त कर रहे हैं।
लोग अपने गुर्दे बेचकर गुजारा कर रहे हैं। मैं बहुत ही नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसके आप लोग भी सारे शाहिद हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है गवर्नमेंट। अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इनसे निजात दिलवाए। अब्दुल साहब, इस वक्त जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं नून लीग वाले सिर्फ अपने आप को नैब से बचाने का ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मुल्क सही जा रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, हम बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि आप लोग मुल्क को, वो कह रहे हैं लूट के ले गए, नून लीग ने क्यों लूटा है इतना मुल्क को? देखें जी, आप मियाँ नवाज शरीफ का मुवाजना कर लें इनसे। मियाँ नवाज शरीफ जिसको ये गद्दार कह रहे हैं, ये मोटरवे मियाँ नवाज शरीफ ने दिया, सी पैक का मनसूबा मियाँ नवाज शरीफ ने दिया, बिजली का बहरान मियाँ नवाज शरीफ ने सारा ख़त्म किया, जो दहशत गर्दी थी मुल्क में हो रही वो मियाँ नवाज शरीफ ने इंशाल्लाह उसमें भी रोल किया अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये कोई भी तो चीज़ ये बताए ना, देखो वो गद्दार है जिसने एटमी धमाका करके मुसलमानों का सर बुलंद कर दिया पूरी दुनिया में, उसको ये गद्दार कह रहे हैं। और ख़ुद ये इनसे देख लें कि क्या इनके हालात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस काबिल हैं। हमें तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि या अल्लाह हमें इनसे निजात दे और दोबारा मुस्लिम लीग नून आए और इंशाल्लाह मुल्क की तमीर और तरक्की हो। मुल्क की तमीर और तरक्की हो जी। जान छुड़वाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नून लीग के पास कौन सा फार्मूला होगा कि वो आगे ठीक कर लेगा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो दो इतना लूट के चले गए, हमसे ठीक नहीं हो रहा, तो नून लीग आगे फिर कैसे ये ठीक करेगी सब कुछ? सर पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान सलाम पेश करता अपना। गल नून लीग की गल नहीं, हर जमात का तबका, हर पाकिस्तानी तबका इन्ना पीछिया गया जो इंतहा ही कोई नहीं। गल ला लो तो यूनिट स्टोर से ला लो 50-50 70% अपने जो चीज़ा महंगी हुई, मैडिकल स्टोर ला लो तुसी, वो चीज़ा इंतहा 262% दवाइयाँ महंगी हुई। गरीब आदमी किधर जाए? गल नून लीग की नहीं है, गल आम तबके की भी आ। माड़ा तबका किधर जाए? ये इन्हों अकल दे अन्ने है लोग, इन्हों ये नहीं समझ आती भी असी किधर आम किधर लै धकेल जा रहे हैं। ये बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है हुकूमत। इन्हों आप ही शर्म के मारे इन्होंने आप इस्तीफे देने चाहिए। ये गल गल अगे आवाम चुन लवे, वो अगे आ जाए, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, जिन्होंं आवाम चुने वो अगे आ जाए। इन्होंने बिल्कुल फेल चुके हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। माड़ा आदमी जरा रो रहा इस टाइम, इन्होंने की पता, ये तो अपने 10-10 लाख 20-20 लाख तनख्वाह लैके अंदर बैठे ने। पूछा जाए तो मजदूर आदमी को पूछा जाए वो किधर जाए? मजदूर आदमी किनू फरियाद करे, कि अगे फरियाद करे? सादका मीन पाते फिर ये सादका मीन तो घलाते तो लैक ही नहीं आया ना, पूरा कबीना ही पूरी नहीं सादका मीन घलाते लैक नहीं है। कबीना पूरी नाहल है जी। थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त गली मोहल्लों में क्या हालात हो वाक़या था? जब गली मोहल्लों से बात करते हैं तो आवाम क्या कैसे चीज़ें, क्या मुश्किलात क्या आवाम? भाईजान महल्लेदार औरतां खास कर इन्नियां मुतासर हो रही वा जिदा कोई हिसाब ही नहीं। एक मिसाल मजदूर आदमी आ 500 रुपये दिहाड़ी घर दे के आउंदा, घर शाम ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ रोटी नहीं पकती, घर की कहती 120 रुपये चीनी आ 250 रुपये किलो घ्यो वा, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ चले जाइए? महीने बाद बिल आ जाता 10,000 रुपया, उधर साढ़े घर च लड़ाई पै जाती है, ਅਸੀਂ किधरले पासे चलीए? ये गरीब आदमी मर गया। इन्हों चाहिए आटा चीनी सस्ती करन, बिजली सस्ती करन, आवाम इन्हां दे नाल होवे, लेकिन ये आवाम दा खून चूसी जाते हैं। मैनू तो समझो बाहर आ, साढ़े घर च लड़ाइयाँ पईयां वा, इन्हों सूरत कोई नहीं। ये अपने सकून अपने महलों च याशियाँ करते फिरते हैं, असीं पिसने गरीब आदमी। फ्रूट तो गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। बिजली का बिल जान छड्डे, घ्यो चीनी आटा जान छड्डे, आटा 80 रुपये किलो वा। खुदा दा खौफ खाओ, कोई रहम करो आवाम ते। लड़ाइयां भी अगर खत्म करनी है वैसे हुण ते होर भाजी जो महंगाई नहीं होनी, जो महंगाई नहीं होनी, घर का निज़ाम चल पैना, लड़ाइयाँ खत्म हो जानियां, औरतां ठीक हो जाएंगियां। हाँ जी, जो औरतों का 1500 च गुजारा होएगा, औरतां ठीक हो जाएगियां, फिर लड़ाई नहीं होएगी बंदियां नाल। ये फिर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इनका फार्मूला ये कहने का कि घरों में जब जाते हैं तो बिल का पलंदा जब सामने आता है, महंगाई की जो एक शरह बढ़ती है, उससे ये खुद गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1.24% जो इजाफा है वो गुज़िश्ता माह हुआ है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या इस वक्त हालात वाक़यात हैं? बड़े लोग कह रहे हैं जी गली मोहल्लों के अंदर क्या मामला जी जी, जो फ़ारूक साहब हमारे इलाके के काउंसलर हैं, जो चेयरमैन साहब, उन्होंने सही तर्जमानी की इलाके की। और जो हालात है इस वक्त यही हालात है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इनसे निजात दिलाए और नून लीग की हुकूमत आए और हम सुकून से ज़िंदगी बसर करें, हम आसानी से और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। एक नौजवान मौजूद हैं, मुस्लिम नून के नायब सदर भी हैं सिटी के यूथ विंग के। अच्छा नज़म, आप बताएं कि नून लीग दोबारा से तंजीम साजियाँ भी कर रही है और यूथ के अंदर की जा रही हैं, तो
क्या आप लोग अब क्या उम्मीद लेके आएंगे? पहले यूथ ने जो इनाम इमरान खान से ले लिया, ऐसा कुछ इनाम देगी नून लीग भी? सर इंशाल्लाह हम यूथ जो है वो इसको आगे लेके आएंगे। ये तो जो है अपना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इस हुकूमत ने मुल्क का। ये नए पाकिस्तान में जो महंगाई है ये बिल्कुल अरूज पे है। 2 टाइम का खाना जो है वो मुश्किल हुआ है खाने के लिए गरीब बंदे के लिए, ठीक है। कहाँ वो गई 1 करोड़ नौकरियाँ और कहाँ वो 50 लाख घर इन्होंने देने थे, जो मेरे ख्याल से नौकरियाँ देने की बजाय इन्होंने नौकरियाँ छीन ली है। घर जो है बेरोज़गार कर दिया है लोगों को। खाने पीने के लिए जो है वो अपना आप देखें, आप मेडिसिन जो है वो महंगी हुई है, बिजली के बिल जो हैं वो इतने आ रहे हैं, अरबों रुपए का जो है इन्होंने वो बोझ डाल दिया वहाँ पे। तो ये इंशाल्लाह ये नाहल और ये नालायक हुकूमत है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये अवाम के जो है वो अदालत में आएंगे इनसे हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। वो अभी 2.5 साल तो- रहते हैं, फिर अगर आपने उतार दिया तो सर, फिर ये नहीं, कहेंगे वो- हमें पूरा वक्त नहीं दिया। ये इंशाल्लाह तहरीक का आगाज़ हो चुका है। अभी 16 अक्टूबर को जलसा है, तो इंशाल्लाह ये और दिन नहीं है ये हुकूमत के, तो इंशाल्लाह ये अवाम जो है इनसे हिसाब लेंगे। अवाम इनसे हिसाब लेगी जी। बेसिकली इलामा इकबाल कॉलोनी से मकसद यहाँ आने का ये था, ये मतवसत तबके से भी नीचे, जैसे मैंने एक प्रोग्राम के अंदर पहले बताया, हमारा मतवसत तबका जो कि 1999 के अंदर 2.84 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा, 10 अरब का इजाफी बोझ अवाम के ऊपर जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की मद के अंदर अक्टूबर के बिलों में लग के आएगा। बात आपकी आवाम से करवाई और ख़ास तौर पे कारोबारी अफराद से करवाई, लेकिन इस वक्त हम कोहिनूर के अंदर मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी जिसकी बिजली जो है वो आवाम के जो आम रेट हैं उनसे दुगना चुगना है। तो अब इनके ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ेगा वो फिर से 1% नहीं बल्कि 2-3% होकर पड़ेगा, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से यहाँ बिजली जो है फ़रोख्त की जा रही है। और ये फैसलाबाद का वस्त, जिसे फैसलाबाद का पोश इलाका और कारोबारी हब कहा जाता है। बात का आगाज़ करते हैं। यहाँ हमारे साथ मियाँ साहब भी मौजूद हैं और दीगर जो हमारे मौजूद यहाँ दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मियाँ साहब, इस वक्त बिजली के अंदर तो अब इजाफा कर दिया है और आप बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठते हुए, क्योंकि नून लीग के अंदर भी कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोल पड़ते हैं, आप उनमें से एक हैं जो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खुद भी बोलते हैं और ये बात तो एडमिट करते हैं जो गलती की है वो उसे माना जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इस वक्त कैसे देख रहे हैं 83.76 पैसे, ये तो आम आवाम को पड़ेंगे, कोहिनूर वालों को कितने पड़ेंगे और कितना इजाफी बोझ जो है पड़ेगा और किस हद तक कारोबार मुतासर होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, गवर्नमेंट की को बताते हैं अपने दुख। अगर मैं तहरीक इंसाफ से हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी तकलीफ़ अपने वज़ीर-ए-आज़म को, अपनी गवर्नमेंट को बताई जाए कि हम इस दुख से गुज़र रहे हैं। जहाँ पे दूसरे इलाकों में बिजली बढ़ी है, कोहिनूर में सबसे बड़ा फैक्ट है, ये फैसलाबाद का दिल है, फैसलाबाद की ये लिबर्टी है, ये मार्केट है, ये पाकिस्तान की बेहतरीन मार्केटों में से मार्केट है कोहिनूर। यहाँ पर तकलीफ़ की बात यह है कि ये गवर्नमेंट को हम चीख के, नून लीग की गवर्नमेंट हो या पीटीआई या कोई भी गवर्नमेंट, हम चीख के बता बैठे हैं कि जनाब यहाँ पर लूट सेल लगी हुई है, गैर कानूनी। हम स्टे के ऊपर जो है ये दुकानदार भाई यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, मार्केट से 35 से 40% हम महंगी बिजली ऑलरेडी फ़रोख्त कर रहे हैं और इलीगल जो है यहाँ बिजली हम ख़रीद रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर दूसरी मार्केटों में इसका असर आना है, हम पर ये बम की तरह ही गिरना है। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान साहब से, वो हमारे लीडर हैं, मेहरबानी फरमाएं ये कोहिनूर सिटी की तरफ तवज्जो दें। हम अपनी दुकानें रजिस्ट्री शुदा होने के बावजूद ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस वक्त दिल करे अपने गैर कानूनी मुतालबात मनाने के लिए बिजली काट दी जाए। मियाँ साहब, यहाँ एक और चीज़ भी मैं बल्कि ये कहूँगा, ये फैसलाबाद की वाहिद मार्केट है जिसके पास पार्किंग अवेलेबल है, जो फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला है कि पूरे फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में चले जाएं, किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आप झाल पे चले जाएं, आप आगे इधर से जड़ा वाला रोड पे चले जाएं, किसी मार्केट के पास अपनी पार्किंग अवेलेबल नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा कुशादा पार्किंग है जो गाड़ियाँ खड़ी करने की, यानी कि आने वाले आवाम को सबसे ज़्यादा सहूलत है। एक तरफ आवाम को आप लोग सहूलत दे रहे हैं, पीछे से हुकूमत आपको टीके लगा रही है, तो क्या कहेंगे कैसे इसके मुतालबात हल हो सकते हैं कि बिजली का एटलीस्ट जो इजाफा है उसी से आपको बचाया जा सके? जी, हमने इसके ऊपर बारहा प्रोटेस्ट किए हैं और ये नासूर बन चुका है। ये पिछली हुकूमतों से चलता चलता यहाँ तक पहुँचा है, ये एक नासूर बन चुका है। इस नासूर को अब हल ना किया गया, हमारा ये प्रोग्राम है कि पहले हमने फेस्को के दफ्तर के हमने एहतजाज किए हैं, अब फिर हम अगले माह से अपनी पूरी जिद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं और हम फेस्को का दरवाज़ा बार बार अब खटखटाएँगे कि जनाब मेहरबानी करें, हम पाकिस्तान के जरिए। सबसे तकलीफ़ दे बात
ये भी है कि हम वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज था कोरोना में, हम उससे भी मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। हम अपने सेल टैक्स नहीं रिफ़ंड करवा सकते, हम बहुत मुश्किल में हैं। मैं आपके त्वच से अपने जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने PTI के वर्कर हैं, मैं उनसे क्यों कहता हूँ कि इस मार्केट को बचाने में हमारा साथ दें और हमें जो है गैर कानूनी बिजली से निकाल कर हमें अपनी दुकानों में कानून के मुताबिक मीटर लगाए जाएँ, ताकि हम अपनी बिजली जो है वो ले सकें और मार्केट में रेट को कंपटीशन में आ सकें। मार्केट रेट के कॉम्पिटिशन आ सकें। एक भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ कारोबार भी करते हैं और अच्छी दुकान भी को और लोकेशन पर ढूंढ रहे हैं। एक तो दर्द ये है कि बिजली महंगी है, दूसरा दर्द और ये ख़ासतौर पर वकील भी हैं। तो कैसे देखते हैं कि कानून भी है, कारोबार भी है, लेकिन इस वक्त क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि शायद आवाम से, हुकूमत से, किसी से डरे बगैर सच बता देते हैं। वो दुकानदार एक मजलूम तबका होता है, वो डरते नहीं है कहीं दुकान ही ना बंद करवा दे। तो क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, कैसे कारोबार चलाने पर मजबूर है? देखें, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। मुश्किलात तो काफ़ी हैं और मैं खुद PTI का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना बुरी तरीके से फेल रही है आवाम को रिलीफ़ देने में, आवाम को सहूलियात देने में। हमारे यहाँ के जो MNA हैं PTI के, आज तक कभी वो यहाँ पर नहीं आए, ना कभी उनसे हमसे पूछा कि क्या मुश्किलात है आपको। बिजली का जो मसला जैसे मियाँ साहब ने बताया कि पिछले सालों साल से चल रहा है, कहते कोई उसकी लिमिट नहीं है, कहते उसकी यूनिट की। हमें जो है वो इल्लीगल बिजली आ रही है, ना हमें कोरोना रिलीफ मिल सका, ना हमें कुछ सेल्स टैक्स का रिलीफ मिलता है, ना ही हमसे कोई पूछता है कि भाई आपकी क्या मुश्किलात हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आपके कहते हैं वसल से, हमारी ये इल्तिजा है कि काइंडली हमसे पूछे तो सही कि आप लोगों को मुश्किलात क्या हैं। लोगों को रिलीफ मिला, मार्केटों में रिलीफ मिला, कोहिनूर का जो जितना भी एरिया, ये करीम एरिया है, पोश एरिया है, फैसलाबाद जैसे आपने बताया, लेकिन हमें यहाँ पर रिलीफ नहीं मिल सका। बिजली का मसला हम एहतजाज करके थक गए, बापटा के पास गए, जिसके पास जाए हमें कहते हैं जी हम नहीं कर सकते। हम भाई कौन हमारा मसला हल करेगा? कोई तो होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कौन हमारा मसला हल करेगा? जब आवाज़ उठाते हैं फिर हमारी आवाज़ बंद कर देते हैं कि भाई अभी नहीं तो फिर कब? अब ये बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, ये सारा कुछ तोड़ चल रही है फैसलाबाद के अंदर। क्या वो प्रायोरिटी थी कि क्या ये प्रायोरिटी के कारोबार चलने चाहिए? मैं समझता हूँ कि पहले कारोबार चलने चाहिए। भाई कारोबार तो पहले नहीं चल रहे, आप ऊपर से प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम गलत हो रहा है, वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो काम नहीं चल रहे कम से कम उसकी तो तवज्जो भी दे देना। यहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, किसी को बिजली का इशू है, ज़्यादा यहाँ पे बिजली का ही इशू है, और ऊपर से उन्होंने जो है ना वो जो यूनिट है वो 83 रुपये और महंगा कर दिया है, 83 पैसे जो है ना और महंगा कर दिया यूनिट का। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनको एडवाइज़र्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं आवाम को रिलीफ देने में। ग्राउंड लेवल पे इनकी वर्किंग ज़ीरो है। इनको ये नहीं पता कि कारोबारी अफराद जो हैं, एक आम जो बंदा है उसकी क्या मुश्किलात हैं, उसमें क्या उसको परेशानी किस चीज़ की है। फॉरेन अफेयर्स इनके ठीक हैं होंगे, लेकिन आवाम रिलीफ मांगती है इस वक्त, हर तरह से रिलीफ मांगती है आवाम रिलीफ मांगती है जी। बिल्कुल उनकी बात है। ख़ास तौर पर जब सेल टैक्स, इनकम टैक्स आप सब कुछ दे रहे हो, फिर आपको उसका मुतबादिल कुछ ना मिला हो, दुख तो फिर होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कौन सी दुकान है आपकी? मेरी बॉसमैन जो है। अच्छा, क्या इस वक्त मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है? 83 रुपये फ़ी पैसे जो है, बिजली तो इजाफा हुआ है, लेकिन आप लोगों को तो पहले यहाँ डबल मिली है, अब तो फिर 83 के आपको 1.5 रुपये मिलेगा। आगे काम कारोबार है नहीं है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ के मार्केट के भी हालात ख़राब हैं, कारोबारी भी हालात ख़राब हैं, कस्टमर है नहीं है, तो हम कहाँ से बिल पे करेंगे? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश करेंगे, हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह, हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, और इस वक्त जो यहाँ के कारोबारी अफराद हैं वो किस हद तक मुतमिन नज़र आ रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी से? क्योंकि हुकूमत के लोग भी आपके पास खड़े हैं, वो खुद आपके एहतजाज में, आपकी आवाज़ के अंदर शामिल होते हैं। सर मुतमिन कोई भी नहीं, हर बंदा ही परेशान है। रही सही का सर ये बिजली का उन्होंने बिल बढ़ा के कर दी है। अब देखें आवाम के साथ क्या होता है और कितना पीसते हैं हमें। अल्लाह दिन के जिन्ने आके नहीं ये काम करना, ये हुकूमत नहीं करना है। हुकूमत रिलीफ देगी तभी कुछ ठीक होगा काम, तभी कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक सवाल किया करता था, जब कोरोना था तो लोग कह रहे थे कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो गवर्नमेंट से उम्मीद है को बेल आउट पैकेजेस मिलेंगे। तो बेल आउट पैकेजेस की बजाय अब सेल आउट पैकेजेस मिल रहे हैं आप लोगों को कि बिजली महंगी खरीदें हमसे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस में तो कारोबार राउंड अबाउट सारे कारोबार ही डाउन हो गए थे। उसके अलावा लोगों को उम्मीद थी कि ये वाले जो कुछ मंथ है इसमें कारोबार माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर कारोबार बेहतर होना शुरू हुआ है तो उसमें आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने अगर 83 पैसे बिजली में इजाफा किया है तो उसको उसमें इजाफा नहीं करना चाहिए था। उसमें यह है कि जितना भी किसी भी रिटेलर को रिलीफ दें जिसमें उसका बेनिफिट हो और उसका बिज़नेस चले।
तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिटेलर है उसकी जो एक्सपेंसिव उसको बढ़ाने की बजाय उसको कम किया जाए, जिससे उसका प्रॉफिट और उसका जो है ना वेल्थ उसकी इंक्रीज़ हो जाए। डेफिनेटली एक तरफ कारोबारी अफराद ये जो हैं, इनसे पीछे जो कारोबार कपड़ा बनाने वाले हैं, फैक्ट्रीज वाले, वो भी कह रहे हैं बिजली सस्ती दें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। वहाँ भी हुकूमत इनको रिलीफ देने में नाकाम है। आखिर एक बात जो उन्होंने कही कि मशीरान से, इमरान खान साहब, जो पहले भी लोग कहते रहे कि खान साहब बारहा कह रहे हैं कि मशीरान से जान छुड़वा लें, क्योंकि जो आपके वुज़रा हैं, आपके इलेक्टेबल MNAs हैं, वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आपको अच्छे मशवरे दे सकें। क्योंकि फ़ौरन मशीर जो आपके आते हैं वो सिर्फ आपको फ़ौरन मॉडल देते हैं जिसके ऊपर अमल करते हैं, तो फिर नीचे से खोखला सब कुछ नज़र आता है। क्योंकि हाथ कुछ नहीं आता, नारा ज़रूर आता है लोगों के दिमाग में, आप लगाते हैं तब्दीली, लेकिन तब्दीली लोगों को नज़र नहीं आ रही, तो लोग उससे चीख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ की दुकान है? मेरी गारमेंट्स की दुकान है। अच्छा, क्या इस वक्त गारमेंट्स की आगे फ़रोख्त कैसी है? क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त और सख्त जो है वो कम हुई है ख़रीद की, तो उसके बाद एकदम से अब पहले पेट्रोल 2500 रुपये, फिर बिजली महंगी, अब फिर बिजली के जो रेट्स हैं इसके अंदर इजाफा कर दिया गया। बल्कि आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है गैस के साथ साथ जो मीटर लगे हैं, मीटर के किराए के अंदर भी इजाफा कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम बाय कर चुके हैं। यार बेसिकली हम लोग भी सबके साथ मतलब ये करते हैं। ये हमारे शादियों का सीज़न, ये शादी हॉल ना खुलने की वजह से और ये सारे मामला जो मतलब हमारे साथ बड़ा अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो बिल आता है वो वाइट पेपर में आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यूनिट अपनी मर्ज़ी से वो भेज देते हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि उससे हमारे कॉमन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जो बिजली का बिल बेतुका मतलब आता है, यूनिट बेशक 300 इस्तेमाल कर लो, बेशक 200 इस्तेमाल कर लो, मतलब AC चलाओ या ना चलाओ, बिल अपनी मर्ज़ी से उनका आ रहा होता है। ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। पेट्रोल की वजह से भी मतलब बड़ा मसला है, क्योंकि जब लाइट जाती है, हम लोग जनरेटर ऑन्स करते हैं या कुछ भी, हम अपनी लाल से जनरेटर ले रहे थे, वो डीजल इतना महंगा है, वो कॉमन चार्ज डबल हो जाते हैं हमारे मतलब चार्जेस। इस तरह ही है मतलब सब। तो इस वक्त क्योंकि जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने जो नारे मारे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने बड़ा काम ख़राब कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली अवाम ने जब एक बड़ी अजीब बात है कि ये कहना कि मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, ये बड़ा एक रस्मी सा वो हुब्बुल वतनी और गद्दार होना, ये इन लफ्ज़ों का मुझे कभी मतलब नहीं आता, क्योंकि बेमकसद हम बोलते हैं ये लफ्ज़। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, और वो मुल्क क्या है? ये गलियाँ, बाज़ार, ये दोस्त, ये मुल्क है। और आपने बात की तो उनसे हमारे घरेलू ताल्लुकात रहे हैं। जेहलम से लाला अवतार नारायण गुजराल, मुझे बहुत बाद में पता चला कि इंद्र कुमार गुजराल उनके बेटे हैं। वो दिल्ली में मुझे पता चला जब वहाँ मैं जश्न गालिब में गया, तो सत्यपाल जी ने मुझे बताया कि ये तो उनके बेटे हैं वज़ीर आज़म, जिन्होंने आपकी किताब की तकरीबन रुनुमाई की है अबुल कलाम आज़ाद हॉल में। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे ये लाला अवतार नारायण के बेटे हैं, तो आप उनके घर में पले हैं, तो इनसे आप मिलें। तो मैंने कहा मुलाकात हो सकती है तो ठीक है। तो अंजुम जानते हैं सत्यपाल जी को कि वो वहाँ के बड़े शख्स हैं, यहाँ तक कि गुज़रते हुए भी उनके घर वज़ीर आज़म बाज़ औक़ात रुक जाते हैं, वाजपेयी साहब। तो उन्होंने उसी वक्त एक ख़त फैक्स किया वज़ीर आज़म हाउस, उनके सेक्रेटरी से बात की और उस पर लिखा कि आपके भाई लाहौर से आए हैं, जिनकी कल आपने तकरीब रुनुमाई में शिरकत की एज चीफ गेस्ट, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके घर में उनकी परवरिश हुई। तो सुबह नाश्ते पर उन्होंने कहा कि 4 बजे आपको गाड़ी लेने आएगी वज़ीर आज़म हाउस से। खैर मुख्तसर वो जो बात हुई, तो जब वो मुझे मिले ड्राइंग रूम में अपने, तो बहुत वो ऐसे रस्मी से मैं बैठ गया, तो उन्हें यकीन नहीं था कि मैं सच कह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कुछ पुराने सवाल किए कि ओम प्रकाश कौन था, और मैं उस वक्त कहाँ था जब आप वहाँ थे, और सतेश गुजराल कौन था, और लाला जी ने आपका नाम क्या रखा था। वो जब मैंने जवाब दिए तो उठ के खड़े हो गए, और उनके ऐनक में मैंने शीशों में आंसू देखे, लिपट गए मुझसे और कहने लगे आई रिमेंबर। और 15 मिनट मुझे उन्होंने दिए थे, तो कोई 1 घंटा गुजर गया। बार बार आके कोई उनके कान में कुछ कहता था उनका सेक्रेटरी, क्योंकि वज़ीर आज़म का
जो प्रोटोकॉल है, उनकी जो टाइमिंग है वो फिक्स होती है। लेकिन वो कहते थे अच्छा अच्छा। फिर मुझे कहने लगे कि ये इंडिया आपके लिए ओपन है, आप स्टेट गेस्ट हैं यहाँ के, जहाँ चाहें जब चाहें आ सकते हैं। और फिर कहने लगे कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आप यहाँ की सिटीज़नशिप कबूल करो और जहाँ आप चाहेंगे मैं आपको सेटल करूँगा। सत्यपाल जी जिंदा हैं, इस वाक़े के गवाह हैं। तो मुझे सत्यपाल जी ने भी कहा कि आप आ जाएं। अमृता प्रीतम ने कहा कि कल गुजराल नाल तुहाडी मुलाकात सी, की गल हुई? मैंने कहा, कहने लगे तुसी आ जाओ पर तुसी दसना नहीं कि तुहानू कित्थे एडजस्ट करना, हो मैं दसांगी। तुहानू नहीं। खैर, अब गुजराल साहब से जो मैंने बात की वो आपको अंदाज़ा होगा कि वतन से मोहब्बत क्या होती। मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुजराल साहब, हम तो वो लोग हैं कि किराए के मकान में भी रहें तो उसकी दीवारों से मोहब्बत हो जाती है, किसी सड़क से गुजरें तो उसके दरख्तों से इश्क हो जाता है। तो मैंने कहा वहाँ तो मेरे 60 साल गुजरे हैं, वहाँ तो मेरे दोस्त, मेरे दरख्त और मेरे वो घर हैं जो किराए पे ले लेके मैं छोड़ चुका हूँ। तो उन तमाम घरों की यादें, उन बागों की, तो मैं तो उनको छोड़ के नहीं आ सकता। तो कहने लगे लेकिन आप सोचें और आप आ जाएं। अच्छा सर, आपकी 15 किताबें शाया हुई, किसी के 15 बच्चे हो तो उनके नाम भी नहीं याद होते और ये नाम आपको भी याद नहीं होंगे, लेकिन कौन सी ऐसी किताब है जो आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा पसंद है? अच्छा, हिट जो बहुत किताब हुई, पॉपुलर हुई, वो तो पहली किताब है आंखें चिराग। तकरीबन 3-4 बरस में उसके 8 एडिशन छपे और पहली इशात पे वो 1000 छपी, फिर 5000, फिर इस तरह वो बहुत, और 3-4 इदारों ने छापी एकदम। लेकिन मेरे नज़दीक ये इत्तफाक से ये इसका एडिशन छपा नया, ऐ शाम हम सुखन हो, ये मेरी नुमाइंदा किताब है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसमें मेरा नज़रिया शेर भी है, इसमें दिबाचा मैंने ख़ुद लिखा है और इसका फ्लैप ज़फ़र इकबाल साहब ने लिखा है। अच्छा सर, इसके आपके नज़रिया शेर पर भी बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ 1-2 गज़लें या 1-2 ऐसी चीज़ें सुनाएं। अच्छा, मेरी कुछ फेवरेट शख्सियात हैं, उसमें क्राइस्ट, बुद्धा, कृष्ण, हज़रत इमाम हुसैन, ये मेरी बहुत, और मेरी शायरी में ये अलामतों के तौर पर और डायरेक्ट तलमीहाती तौर पर शामिल है। तो एक बार हम जब दिल्ली गए तो मेरे साथ हसन निसार थे, तो उन्होंने ज़िद की, मुझे कहने लगे कि आगरे लेके चलें। तो सत्यपाल जी के यहाँ ठहरे हुए थे हम, तो सत्यपाल जी ने कहा कि ठीक है, सुबह सुबह ना राजधानी गाड़ी जाती है, उससे आप चले जाएं और वो आपको बहुत जल्दी पहुंचाएगी और बहुत अच्छी ट्रेन है। तो हसन कहने लगा कि हमारे पास तो वीज़ा नहीं है आगरे का। तो सत्यपाल जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाएं। तो जब हम उस ट्रेन में बैठे तो रास्ते में मथुरा आता है, एक छोटा सा स्टेशन। तो मथुरा जो है वो कृष्ण की जाए पैदाइश है, वहीं पर ब्रिज है, बिंद्राबन है, उसका तमाम जो है रोमांस की जगह, उसकी महाभारत की जो एक कहानी है वो वहाँ पर बुनी गई ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अब मुमकिन है मैं इंडिया बहुत अरसे बाद आऊँ, तो रास्ते में मथुरे में उतर जाना चाहिए। तो जब मथुरे के प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी तो मैंने वो छोटा सा एक बैग था हसन निसार का, वो उठा के प्लेटफार्म पर फेंक दिया और अपना भी फेंक दिया। तो मैंने कहा उतर आगरा आ गया। तो वो जल्दी से हसन निसार बाहर आ गया। तो गाड़ी चली गई, वहाँ चंद सेकंड रुकती है गाड़ी। तो बाहर निकले तो वो उजाड़ सा एक स्टेशन था। तो हसन कहने लगा यार किहो जे आगरा है। तो मैंने कहा आगरा नहीं, ये मथुरा है।
तो कहने लगे ओ ये क्या किया, दुश्मन मुल्क है तो ये तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमारे पास तो आगरे का भी वीज़ा नहीं है। तो वो कृष्ण से मेरी एक मोहब्बत थी कि मैंने वो रिस्क लिया और हम फिर जमुना के किनारे गए, उस बाग में गए जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ रक्स करते थे।